गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी ऑनलाइन क्लास में जो अपनी 11th क्लास है, जो पहला चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इसमें एक मैं बेसिक चीजें बताऊंगा। एक तो किसी भी यौगिक के अणु सूत्र का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। जैसे आपको नाम दे दिया गया, मैंने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का आप अणु सूत्र कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन सल्फाइड का अणु सूत्र कैसे बनाओगे? तो अणु सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, जो पदार्थों के जो सूत्र हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, अणु सूत्र निर्माण करना आज मैं बताऊंगा आपको। छोटी क्लास की चीजें हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए मुझे बतानी पड़ रही है। इसके बाद ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझाऊंगा, क्योंकि अगर अणु सूत्र बनाना आ गया तो आप समीकरणों को संतुलित करना भी सीख जाएंगे। अणु सूत्र निर्माण देखिए, एक नियम है, जब भी किसी पदार्थ का नाम लिखा जाता है तो उसमें जो धनावेशित भाग होता है उसको पहले लिखा जाता है और ऋणावेशित भाग को बाद में। मतलब किसी भी पदार्थ का अणु सूत्र धनायन प्लस ऋणायन से लिखा जाएगा। आयनिक यौगिकों की बात कर रहा हूं, ध्रुवीय यौगिकों की। धनायन पहले लिखा जाएगा और ऋणायन बाद में। एक तो आप ये चीज याद रखिए, जैसे मैं जो भी नाम बोलता हूं, मैं कहता हूं अमोनियम क्लोराइड, इसका मतलब इसमें अमोनियम धनायन है, क्लोरीन ऋणायन है। मैं कहता हूं सोडियम सल्फेट, सोडियम धनायन है, सल्फेट ऋणायन है। कोई भी नाम लेता हूं मैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड H+ है, O- है, ठीक है ना। तो मतलब धनायन का नाम पहले लिखा जाता है, ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर हमें क्या पता कौन सा तत्व तो धनायन है, कौन सा ऋणायन है। तो उसके लिए मैं आपको इनकी संयोजकताएं लिखाऊंगा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनायन कहलाता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणायन कहलाता है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं वो तो धनायन बनाएंगे, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं वो ऋणायन बनाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अपने जो 118 तत्व हैं, इन 118 तत्वों में लगभग 70 से 80 तत्व धनायन होते हैं। ऋणायन जो होती हैं वो अधातुएं होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो गिनी चुनी है जो ऋणायन की तरह कार्य करेंगी, और बाकी सब कैसे करेंगे, धनायन की तरह कार्य करेंगी। तो मैं उनकी वैलेंसी के बारे में बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि नाम से अणु सूत्र कैसे बनाया जाता है। नाम से, किसी पदार्थ के नाम से अणु सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, इस चीज को देखिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो आपका मैंने बता दिया, नाम में पहला जो भाग होता है, जो पहले बोला जाता है वो तो धनायन होता है, जो बाद में बोला जाता है वो ऋणायन होता है। तो आप उस धनायन को उसकी वैलेंसी के साथ लिख लो। जैसे ये M धनायन है, इसकी वैलेंसी X है, +X। भाई +X इसकी संयोजकता है, तो ये क्या हो गया, धनायन। और जो ऋणायन है, ऋणायन को बाद में लिख दो, M कर दो इसको, और इस पे -Y। ये काम कर लोगे। धनायन को उसकी संयोजकता के साथ लिखो, ऋणायन को उसकी संयोजकता के साथ लिखो। ये तो पहला स्टेप है। ये क्या है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप, इसकी संयोजकता को तो यहां ले जाओ और इसकी संयोजकता को यहां ले जाओ, लेकिन जैसे x को तो यहां लिख दो इसके नीचे, और y को यहां लिख दो इसके नीचे, लेकिन इन चिन्हों को नहीं लिखना, क्योंकि अणु जो होता है वो उदासीन होता है। अणु क्या होता है, उदासीन। धनावेशित और ऋणावेशित पास आएंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन। तो अपन को ये आवेश नहीं ले जाना है, इन संख्याओं को ले जाना है, इनकी संयोजकताओं को ले जाना है। संयोजकताओं को व्युत्क्रम में लिख देते हैं।
व्युत्क्रम में लिख देते हैं। अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या करोगे, इस x को तो इसके नीचे और इस y को इसके नीचे, समझ गए? y को इसके नीचे और x को इसके नीचे, उल्टे उसमें ले जाना है उनके पैरों में। तो अपना क्या हो जाएगा, my और ax, ये अणुसूत्र हो जाएगा my ax। अगर ये कट रहे हैं, सरल पूर्णांक में बदल रहे हैं, तो आप वो इनको सरल पूर्णांक में बदलकर उस सूत्र को लिख दोगे। तो बस दो काम करने होते हैं। देखो अणुसूत्र बनाना कितना इजी है। धनायन को उसकी संयोजकता के साथ लिखो पहले, फिर ऋणायन को उसकी संयोजकता के साथ लिखो, और फिर उनकी संयोजकताओं को व्युत्क्रम में नीचे ले जाते हैं, उनके नीचे लिख देते हैं। ये काम है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। उदाहरण इसका, जैसे मैंने तुमसे कहा, क्या कहा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिखो। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, तो देखो हाइड्रोजन क्या होता है H, और सल्फर, सल्फाइड मतलब सल्फर, सल्फर ये। अब हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी तो +1 और सल्फर की क्या होती है -2। ये इनकी संयोजकताएं लिख दी। अब क्या करोगे, इस 2 को तो इसके नीचे और इस 1 को इसके नीचे, ये काम करोगे तो क्या हो जाएगा, H2S। 1 को लिखा नहीं जाता क्योंकि सल्फर अकेला है, तो इसका मतलब ये एक ही है, इसलिए अपन को 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ये सूत्र हो गया। नाम से पता लग गया हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये सूत्र बन गया। और देखो एग्जांपल, जैसे मैंने तुम्हें बोला क्या लें, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड, ये ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो कैल्शियम Ca होता है, इसका प्रतीक लिखा, प्रतीक लिख के इसकी वैलेंसी होती है +2, और ऑक्साइड, ऑक्साइड की होती है -2। अब क्या करोगे, इनकी संयोजकताओं को एक दूसरे के नीचे लिखोगे, ये तो क्या बन जाएगा, Ca2O2, ये बन गया। लेकिन मैंने कहा था कि इनको सरल पूर्णांक में बदल देते हैं, तो 2 से 2 कट रहा है, तो ये आ जाएगा CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहां पर देखो, आपके माइंड में चीज चल रही होगी कि सर आपको तो ये वैलेंसी यहां पता है, तो आप तो बना लेते हो चीजें, हमें तो अभी वैलेंसी पता ही नहीं लगी किस तत्व की कितनी वैलेंसी होती है। तो मैं आपको क्या है, मेन जो परमाणु है उनकी संयोजकताएं लिखाऊंगा, वो आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ रेडिकल्स, मूलक होते हैं, उनकी संयोजकताएं लिखाऊंगा, और उसके बाद आप इजीली इनके अणुसूत्र बना सकते हो, जो आपके कोर्स में है या मोस्टली काम आते रहते हैं। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना चाहता है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, तत्वों की संयोजकताओं को लिखेंगे। मेन तत्वों की संयोजकताओं को मैं आपको लिखा दूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, इसे मिटा दो। देखो पहले मैं धनायनों को लिख रहा हूं। धनायन कौन कौन से परमाणु है जो धनायन संयोजकता दर्शाते हैं, तो देखो सबसे पहले +1 वैलेंसी किस किस तत्व की होती है, एक तो हाइड्रोजन की होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और Cg, इनकी +1 वैलेंसी है। दूसरा
+2 वैलेंसी किस किस की होगी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो है लीना की रब से फरियाद और कर लो आगे, हालांकि FR ये बनाता नहीं, इधर रेडियम। तो ये तत्व है जो, इसको कैसे याद रखोगे आप? ट्रिक क्या है? +1 संयोजकता कौन कौन से तत्व दर्शाते हैं? है लीना की रब से फरियाद। आपको ट्रिक बताई होगी याद करने की। +2 संयोजकता कौन कौन दर्शाते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राय, बाप रोए या बाप राजी कैसे भी कर सकते हो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये तत्व क्या दर्शाते हैं? +2। तो इजीली याद हो जाएंगी संयोजकताएं। इसके बाद +3 ये दर्शाते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये +3 संयोजकता दर्शाते हैं। इसके बाद देखो +4, तो देखो +4 संयोजकता बहुत कम तत्वों द्वारा दर्शाई जाती है। कार्बन नहीं दर्शाएगा, सिलिकॉन नहीं दर्शाएगा, मतलब आप ले सकते हो, पर कार्बन, सिलिकॉन, चंदू सिंह गुजर और पीबी, ये इनमें जो ये दोनों है, ये +2 संयोजकता भी दर्शाते हैं, SN और PB, और ये +4 भी दर्शाते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना। फिर 5वीं आती है +5 संयोजकता। बेटा होती नहीं है, +4 से ज्यादा आपको संयोजकता मिलेगी नहीं। इनमें भी कार्बन है जो सह संयोजक बंध बनाता है, ये भी +4 संयोजकता बहुत कम दिखाता है। ठीक है ना? विद्युत ऋणता के आधार पर करते हैं। अभी आगे मैं तुम्हें 11वीं क्लास में आगे पढ़ाऊंगा ना, बंधों के प्रकार और विद्युत ऋणता, वहां पर बताऊंगा बंध 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। तो आयनिक बंधों के लिए ये मेन थी। इसके बाद आपकी आती है -1 वाली संयोजकता। -1 की संयोजकता कौन कौन दर्शाएंगे? तो देखो आपको ताजुब होगा कि हाइड्रोजन भी -1 संयोजकता दर्शाता है। +1 भी दर्शाएगा। हाइड्रोजन आवारा तत्व है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। तो हाइड्रोजन है जो -1 संयोजकता भी दर्शाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब -1 संयोजकता दर्शाएंगे। ये अधातु हैं। अब अधातु शुरू हो गई। फिर -2 संयोजकता कौन कौन दर्शाता है? तो देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये -2 संयोजकता दर्शाएंगे। फिर -3 संयोजकता नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ज्यादा से ज्यादा आर्सेनिक, ये -3 संयोजकता दर्शाते हैं। और कोई संयोजकता आपकी बची? -4, तो बेटा इनमें से ही कुछ -4 दिखा देते हैं। -4 संयोजकता वैसे मुश्किल ही दिखाई जाती है। तो ये तत्वों की संयोजकता आप याद कर लो। एक तो ये याद हो जाएंगे इजीली, ओल्ड स्टाइल से, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। हे फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर कल बाहर आई। तो ये देखो -1, -2, -3 और +1, +2, +3, ये संयोजकताएं आपकी क्या होती हैं? विभिन्न तत्वों की संयोजकताएं मोस्ट। और देखो 1-2 तत्व और देख लो, आपको मैं बता देता हूं। एक तो आयरन, Fe है जो, ये +2 और +3 दोनों संयोजकता दर्शाता है। Fe। कॉपर है जो +1 और +2 ये दोनों दर्शाएगा। Ag मोस्टली +1 संयोजकता दर्शाता है। तो ये भी याद रखना, आयरन, कॉपर और Ag की। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि आयरन कब तो +2 संयोजकता दर्शाता है और कब +3 संयोजकता दर्शाता है, या कॉपर है जो कब +1 दर्शाएगा कब +2, नाम से कैसे पता लगेगा? तो इसका नियम है, अगर तत्व
तत्व कम वाली संयोजकता दर्शाता है, कम वाली संयोजकता में संयोजकता दर्शाता है, तो नाम के पीछे अस लग जाता है। क्या लग जाता है? अस लगेगा। वह अधिक वाली संयोजकता दर्शाएगा, ये नोट कर लेना भाई, अधिक वाली संयोजकता दर्शाएगा, तो नाम के पीछे इक लगा दिया जाएगा, इक लगेगा। जैसे अगर आयरन +2 संयोजकता दर्शाता है तो फेरस बोलेंगे, फेरस। इसके लिए क्या बोलेंगे? फेरस। और +3 दर्शा रहा है तो फेरिक। फेरम है ना, ये आयरन का लैटिन नाम फेरम है, तो +2 संयोजकता दर्शा रहा है तो फेरस, और +3 दर्शा रहा है फेरिक। ऐसे कॉपर है, ये +1 दर्शाएगा तो क्यूप्रस, और +2 दर्शाएगा तो क्यूप्रिक। आ गई समझ में चीज? तो जो भी तत्व एक से ज्यादा संयोजकता दर्शाते हैं तो कम वाली संयोजकता के लिए अस लगता है और अधिक वाली संयोजकता के लिए इक। ऐसे यहां पर देखो Sn और Pb है, तो Sn +2 दर्शाएगा तो स्टेनस बोल देंगे, और Sn +4 दर्शाएगा तो स्टेनिक बोल देंगे। तो आ गई चीज समझ में? जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ कुछ। शायद छोटी क्लासों में नहीं बताते ये चीज, अब पर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि तत्व जो एक से अधिक संयोजकता या ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं, इस कारण से उनके नाम में अंतर करने के लिए अपन अस और इक लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके तत्व, परमाणु। ये तो क्या हो गए? तत्व, जो अणुसूत्र बनाने में आपको मेनली काम आएंगे। अब देखो एक दो एग्जांपल और करा देता हूं यहीं से, तो आप समझ जाओगे कैसे काम में लेना है। जैसे तुम्हें कहा गया भाई फेरस क्लोराइड का सूत्र लिखो, फेरस क्लोराइड, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, फेरस नाम से पता लग गया, Fe है और +2 संयोजकता में Fe+2, और क्लोरीन की संयोजकता तो -1 होती है, इधर से देख लो, ये रहा क्लोरीन, -1 संयोजकता क्लोरीन की। दोनों की संयोजकताओं को एक दूसरे के नीचे लाओ, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Fe, एक को लिखते नहीं है अपन, और क्लोरीन के नीचे 2 आ जाएगा तो FeCl2। तो FeCl2 का मतलब फेरस क्लोराइड। और मान लो ये होता फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड हमेशा धनायन को पहले लिखा जाता है, ऋणायन को बाद में। तो फेरिक का मतलब Fe+3 और Cl का मतलब -1। वही काम करोगे, इसको इधर इसको इधर, FeCl3। तो ये क्या बन गया? फेरिक क्लोराइड। और देखो जैसे आपका आ गया, क्या गया? मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, Mg की संयोजकता क्या होती है? +2। देख लो मैग्नीशियम की +2 है, और ब्रोमाइड की क्या होती है? -1। वही काम होगा इधर, MgBr2, ये हो जाएगा। तत्वों के प्रतीक तो आपको याद होंगे। तत्वों के प्रतीक में पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद स्मॉल होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये, फिर इसके बाद मूलकों को और बताऊंगा मैं। हाँ भाई, ये मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको याद रखना है। ये संयोजकता है, ये सूत्र बनाने में काम आएंगे, भूलना नहीं है इनको। अब देखो आगे, इन तत्वों के अलावा कुछ मूलक होते हैं। मूलक क्या होते हैं? रेडिकल्स। मूलक रेडिकल्स, मूलक क्या होते हैं? आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह। जो अभी लिखे थे इनमें से भी मूलक थे। सिंगल परमाणु जो आवेशित परमाणु होता है वो भी मूलक होता है, और आवेशित परमाणु के समूह भी मूलक होते हैं। तो मूलक की डेफिनेशन क्या है? आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह। आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं, स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूलक कहलाते हैं, मूलक कहलाते हैं। आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह, ठीक है ना। मूलक हैं जो दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित मूलक और ऋणावेशित मूलक। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेशित, धनावेशित या क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक मतलब ये या तो क्षार से प्राप्त होंगे, क्षार से प्राप्त होते हैं इसलिए क्षारीय मूलक कहलाते हैं, या इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए धनावेशित मूलक। दूसरे हैं ऋणावेशित मूलक, ऋणावेशित मूलक या अम्लीय मूलक बोलते हैं। ये नाम से पता लग रहा है इनके ऊपर ऋणावेश होता है और ये अम्ल से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको अम्लीय मूलक बोलते हैं। अब देखो धनावेशित मूलकों के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं और ऋणावेशित मूलक के भी एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जो आपको याद रखने हैं। वैसे आप जैसे जैसे पढ़ोगे तो आप इनको इनसे इंट्रोड्यूस होते जाओगे, पर जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले धनावेशित और फिर ऋणावेशित। देखो जितने भी मैंने धनावेशित वो परमाणु लिखे थे ना अभी संयोजकताओं के साथ, वो भी मूलक हैं, उनमें से भी मोस्टली मूलक हैं। लेकिन कुछ आवेशित परमाणु के समूह भी हैं जो एक्स्ट्रा है, वो लिख रहा हूं मैं, वो भी मूलक ही कहलाते हैं। आपका जैसे Ag+, Fe+2, Fe+3, या Copper+2, Copper+1, Sn+2, Sn+4, ये सब मूलक है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा और है जिनमें एक से ज्यादा परमाणु रहते हैं, तो अपन उनको देखते हैं। जैसे अमोनियम NH4+ आयन, यहां ये ध्यान देना इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो इसकी संयोजकता होती है। NH4+ आयन है तो इसको बोलते हैं अमोनियम, ये अमोनियम आयन हो गया। दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं, जो धनावेशित मूलक का है वो धनावेशित मूलक का अमोनियम है। इसके अलावा और कौन है? मोस्टली अमोनियम ही काम में आता है, अमोनियम क्लोराइड। धनावेशित मूलक एक ही है बेटा, मतलब संयुक्त मूलक। बाकी तो मैंने वो पीछे लिखाए थे, वो सभी थे जो आपके Ca+2 है या Mg+2 है, ये सब धनावेशित मूलक है बेटा एग्जाम्पल में। पर ये संयुक्त वाला है जिसमें एक से ज्यादा परमाणु है। बाकी मैंने जो
धनावेशित जिनकी संयोजकता है वो सब धनावेशित मूलक हैं। Sn+2, Sn+4, Pb+2, Pb+4 है, K+ और आपका लिथियम प्लस, ये सब मूलक आएंगे। सोडियम प्लस, Rb+, ये सब जो भी आपको मैंने लिखाए थे जिनके ऊपर धनावेशित है, पर जो संयुक्त वाला है वो एक ही है। ऋणावेशित मूलक ज्यादा है, तो ऋणावेशित मूलक आपको ध्यान में रखने, जो मोस्ट है उनको इधर लिख रहा हूं। जैसे OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इसकी संयोजकता आपको पता है -1 है, क्योंकि माइनस का एक है। दूसरा होता है SO4-2, ये है सल्फेट, इसी नाम से आपको जाना, इसकी संयोजकता -2। तीसरा है आपका SO4-2, ये पूरा एक साथ रहता है हमेशा। फिर आता है आपका सल्फाइड SO3-2, ये सल्फाइड है, इसकी भी संयोजकता। फिर चौथा है NO3- नाइट्रेट, ये मोस्ट है, ये याद रखने आपको, -1। पांचवा आपका आता है कार्बोनेट, CO3-2, ये कार्बोनेट है, ये -2 संयोजकता दिखाएगा। और आपके आता है फॉस्फेट, PO4-3, ये तो है फॉस्फेट। और फॉस्फोइट, ये एक और होता है PO3-3, ये होता है PO3-3, इसको बोलते हैं फॉस्फोइट। ये नाम आपको ध्यान रखने, सूत्र भी अणुसूत्र बनाने के काम आएंगे ये आपके। और देखो, एक होता है आपका सल्फेट और सल्फाइड, लिखा दिया क्या मैंने, सल्फेट सल्फाइड लिखा दिया। एक हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। नाइट्राइट NO2-, ये मोस्ट है, नाइट्राइट NO2-। नाइट्रेट मैंने बता दिया NO3-। और एक होता है साइनाइड CN-। नवा CN-, इसको बोलते हैं साइनाइड। एक होता है एसीटेट CH3COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, यही ज्यादातर यही काम में आते हैं। तो इनसे अपन कैसे सूत्र बनाते हैं, देखो मूलक होते क्या है, आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं। अभी और भी मूलक हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे वो कम यूज में आते हैं, पर आप पढ़ोगे तो आपके सामने आते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा। पर ये तो आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि इनके बिना तो आप चल ही नहीं पाते, ना 10th क्लास में चल पाए थे, ना इधर 11वीं में चल पाओगे। तो ये तो आपको याद रखने हैं। अब इनसे किस प्रकार से अणुसूत्र बनाएंगे वो देखेंगे अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो अब इनसे कैसे अपन सूत्र बनाते हैं, एक दो एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे मैंने तुमसे कहा अमोनियम सल्फेट का सूत्र लिखो, अमोनियम सल्फेट नाम दे दिया तुम्हें, तो सूत्र कैसे बनाओगे, अमोनियम का मतलब NH4+ आयन, और सल्फेट क्या होता है SO4-2 आयन। इस दो को यहां ले जाओ, इस +1 को यहां ले जाओ,
क्या हो जाएगा NH4। अब देखो NH4 है, अब मैं इस 2 को यहां लिखूं तो ये तो 42 हो जाएगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। NH4 के कितने हैं 2 और SO4 का तो 1 है, तो इसको यूं की यूं लिख दो SO4। तो ये होता है अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na+ और कार्बोनेट CO3-2। 2 को यहां लाओ, 1 को यहां लाओ, क्या बन जाएगा Na2CO3। जहां कंफ्यूजन होने लगे वहां ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसे मैंने यहां पे लगाया था ना छोटा ब्रैकेट, क्योंकि अगर मैं 4 के आगे इस 2 को लिखता तो ये तो 42 हो जाता। अपन क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का तो 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 42, ऐसा थोड़ी होता है। NH4 के पूरे NH4 के कितने 2, इसलिए। या और देखो तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का +2 और OH का -, तो ये 2 इधर जाएगा, 2 तो इधर और 1 इधर, क्या बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। अब यहां पर भी देखो, अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो OH 2 आएगा, तो मतलब ऑक्सीजन तो 1 और H 2, तो ऐसा नहीं है क्योंकि OH तो पूरा एक साथ है ना, ये पूरे OH की वैलेंसी है, इसलिए OH के नीचे आएंगे 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आज की क्लास से तुम्हें अणुसूत्र बनाना आ गया होगा, घर पे इसकी और प्रैक्टिस करना, पर ये याद रख के तभी आप बना पाओगे जब तक ये इन तत्वों को वैलेंसी आपको याद है। तो संयोजकताओं को याद रखेंगे तब आप ये अणुसूत्र बना पाएंगे इजीली, नाम से ही अणुसूत्र, और समझ पाएंगे केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री की ये बेसिक चीज है। तो आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में अपन समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और उस संतुलित समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है ये चीज सीखेंगे।